नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। फ्रांस में होने वाले G7 समिट के दौरान 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी ये पहली आमने सामने की मुलाकात होना है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पर चल रही बातचीत बैठक का प्रमुख एजेंडा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 से 17 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर G7 समिट में हिस्सा लेंगे और इस दौरान वो G7 देशों के नेताओं, साझेदार देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वैश्विक साझेदारी, सतत आर्थिक विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि ट्रेड डील का एजेंडा क्या इस मुलाकात के बाद आगे बढ़ेगा। उधर रूस और चाइना G7 से अब तक बाहर क्यों हैं, इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। G7 को लेकर चर्चा तेज है। नजर पीएम मोदी और ट्रंप की खास मुलाकात पर है और उम्मीद के साथ सवाल भी है कि क्या ट्रेड डील पर यहां बात बन पाएगी। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो भारत और अमेरिका स्वाभाविक आर्थिक साझेदार हैं। ऊर्जा, औद्योगिक उत्पादों और चुनिंदा कृषि वस्तुओं के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की बड़ी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के बाद 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वो अतिरिक्त द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने के साथ यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम विवा टेक समिट में शामिल होंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब ईरान युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर भारत पर भी पड़ रहा है। हाल के दिनों में ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर अमेरिकी हमलों के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव देखने को मिला है। इस साल G7 सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो G7 का सदस्य न होने के बावजूद भारत को लगातार मंचों पर आमंत्रित किया जाना बदलती वैश्विक व्यवस्था और भारत के कूटनीतिक आर्थिक महत्व को दर्शाता है। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संकट को खत्म करने की दिशा में यूरोपीय देशों, अमेरिका के बीच अहम कूटनीतिक चर्चाएं इस शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र हैं। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, उसके नियमन, संतुलित आर्थिक विकास को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। G7 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 7 है, जो असल में दुनिया की 7 सबसे ज्यादा विकसित और बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का एक बेहद प्रभावशाली अनौपचारिक संगठन है। इस खास समूह के भीतर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे बेहद ताकतवर देश शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण संगठन की शुरुआत साल 1975 में हुई थी, जब पूरी दुनिया भयानक तेल संकट, बेकाबू महंगाई और गंभीर आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही थी। उस मुश्किल दौर में वैश्विक संकटों का हल निकालने के लिए फ्रांस ने एक बड़ी पहल की थी। फ्रांस के बुलावे पर ही अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली और जापान के शीर्ष नेताओं ने मिलकर पहली बैठक की थी, जिसके बाद अगले ही साल यानी 1976 में कनाडा को भी इस समूह का हिस्सा बनाया गया और इस तरह G7 का मौजूदा स्वरूप पूरी दुनिया के सामने आया। शुरुआती दौर में इस बेहद शक्तिशाली समूह को बनाने का एकमात्र मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लगातार उभर रही आर्थिक चुनौतियों पर मिलकर मंथन करना और उनसे निपटने के लिए एक मजबूत साझा प्लान तैयार करना था। समय बदलने के साथ साथ इस संगठन की सोच और इसके काम करने के तौर तरीकों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज के समय में इस ग्रुप के मुख्य एजेंडे में केवल आर्थिक मुद्दे ही शामिल नहीं हैं, बल्कि अब इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, दुनिया की सुरक्षा, ऊर्जा संकट, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, तकनीकी विकास और दुनिया भर के बेहद संवेदनशील भू राजनीतिक मुद्दे भी बहुत प्रमुखता से शामिल हो चुके हैं। इस मंच पर होने वाले फैसले पूरी दुनिया की नीतियों को बदलने की ताकत रखते हैं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, और यही परिणाम है कि आज अधिकांश देश प्रधानमंत्री जी के इन कार्यों को की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की चमक व धमक आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। लगातार लगभग 3 दर्जन से करीब देशों ने जो अवार्ड दिए, ये बढ़ता हुआ भारत है, विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत है। और देश के प्रधानमंत्री को बुलाए गए, इसमें कोई सेवा लेने की बात नहीं है, ये परंपरा है। तो ये G8, G7 में हमारे देश की तरफ से ये योगदान किए जाते थे, पहले भी, आज भी हो रहे हैं, इसमें नई बात नहीं है। इसमें
G7 की सालाना बैठकों में जो भी बड़े और कड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, उनका सीधा और बहुत बड़ा असर वैश्विक बाजारों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों और विभिन्न देशों के आपसी संबंधों पर साफ दिखाई देता है। इस प्रभावशाली समूह के इतिहास में एक ऐसा दिलचस्प समय भी आया था जब महाशक्ति रूस भी आधिकारिक रूप से इस खास क्लब का हिस्सा बन गया था, जिसके बाद इस संगठन का नाम बदलकर G7 से G8 हो गया था। हालांकि रूस का इस ग्रुप के साथ सफर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल सका। साल 2014 में जब रूस ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर क्रीमिया पर सैन्य कब्जा कर लिया, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के दूसरे तमाम पश्चिमी देश रूस के इस कदम के पूरी तरह खिलाफ खड़े हो गए। पश्चिमी देशों ने रूस पर खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। इन बड़े विवादों के चलते ही रूस को इस समूह से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। रूस के बाहर होने के बाद से ये संगठन एक बार फिर से अपने पुराने नाम यानी G7 के रूप में ही काम कर रहा है। हालांकि रूस को इस समूह में दोबारा शामिल करने की मांग कई मौकों पर अलग अलग देशों द्वारा उठती रही है, लेकिन वर्तमान में चल रहे यूक्रेन युद्ध के बाद इस बात की संभावना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति होने के बावजूद चीन आखिर इस बेहद खास समूह का सदस्य क्यों नहीं है। इस बात पर G7 के सभी सदस्य देश हमेशा से ये दावा करते आए हैं कि उनका संगठन कोई ऐसा मंच नहीं है जहां किसी देश को सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था के बड़े आकार या उसकी GDP को देखकर सदस्यता दे दी जाए। ये संगठन मूल रूप से दुनिया के उन चुनिंदा देशों का समूह है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं और जिनकी अर्थव्यवस्थाएं आधुनिक रूप से विकसित हैं। 1970 के दशक में इस संगठन की स्थापना की गई थी। उस समय चीन की आर्थिक स्थिति आज जैसी मजबूत और विशाल बिल्कुल भी नहीं थी। बाद के सालों में चीन ने आर्थिक मोर्चे पर बहुत तेजी से प्रगति की और वो एक ग्लोबल महाशक्ति बनकर जरूर उभरा, लेकिन वो आज भी लोकतंत्र की बुनियादी राह से कोसों दूर खड़ा है। इसके अलावा चीन और G7 के सदस्य देशों के बीच मानव अधिकारों के हनन, दक्षिण चीन सागर में अवैध सैन्य विस्तार, ताइवान का पुराना विवाद, वैश्विक व्यापार के कड़े नियम और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जैसे कई बेहद संवेदनशील विषयों पर बहुत गहरे मतभेद हैं। यही मुख्य कारण है कि चीन इस लोकतांत्रिक समूह का हिस्सा नहीं है। बहरहाल G7 की मजबूत कार्यप्रणाली बताती है कि भारत का यहाँ होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यदि इस मंच के माध्यम से पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात ट्रेड डील पर सकारात्मक रिजल्ट लाती है, तो भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे में सबकी नजर पीएम मोदी और ट्रंप की खास मुलाकात पर है और सवाल है कि क्या यहाँ बनेगी बात। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो मोदी ट्रंप की खास मुलाकात क्या ट्रेड डील पर बनेगी बात, बड़ा सवाल है। और एक बात और भी है, देखिए, यदि हमें G7 का निमंत्रण मिला है, हम जा रहे हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और ये बात बिल्कुल साफ है कि वहाँ पर जिस लेवल पे जिन मुद्दों पर बात होती है, यदि वहाँ पर सकारात्मक रूप से कोई एक नीति बनती है या कोई एक रिजल्ट निकलता है, तो इतनी ताकत है G7 में कि आप उन चीज़ों को नकार नहीं सकते या उससे अलग थलग नहीं जा सकते। तो भारत को निमंत्रण मिला, भारत जा रहा है, बातचीत होगी, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं अमेरिका के, उसे इस चीज से हमें समझना पड़ेगा कि यदि वहां पर आमने सामने की जो मुलाकात है और यदि ट्रेड डील को लेकर बात हो जाएगी, जिसका बहुत समय से चर्चाओं में है, क्या होगा, कैसा होगा, बहुत इफेंट बट उस पर आ चुके हैं, तो शायद एक सकारात्मक, मुझे लगता है, ये भारत के लिए हो सकता है। अब उसमें दोनों पहलू होंगे कि डील किस तरह से होगी, क्या आगे बढ़ेगी या नहीं, तो एक मूल चर्चा तो यही है। और इसके इतर थोड़ी सी जो खटास अभी नाविकों पर जिस तरीके से अटैक हुआ था, हॉर्मुज का जो मामला था, उसको लेकर जो आई थी, तो हो सकता है उस पर भी बहुत सारी बातें हो। अंततः होगा क्या और किस तरह का परिदृश्य बनेगा और इसके बाद अगली तस्वीर क्या, हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर राहुल बाली। राहुल बाली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सर, बड़ी उम्मीदें हैं इस G7 से और निमंत्रण मिला है, बहुत अच्छे से गए हैं
और क्योंकि ट्रंप भी पहुंचे हैं तो एक ये बहुत काफ़ी टाइम बाद आमने सामने इनकी मुलाकात होगी, तो उम्मीदें सबको ये हैं कि हमारी उस ट्रेड डील पर बात हो सकती है, क्योंकि दोनों ही लीडर ऐसे हैं जो उस पर एक बात को आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरह से आप इस G7 के समिट को देख रहे हैं, और क्या वाकई स्पेशली मोदी और ट्रंप की जो खास मुलाकात पर हम चर्चा में हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि उस डील से रिलेटेड कोई बातचीत होगी या कोई सकारात्मक रिजल्ट हमें दिखेगा? नमस्कार राकेश जी, आपको और आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा अभिवादन है। ये जो G7 की मीटिंग है, ये आज के दौर में और जिस समय हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ी डील ईरान के साथ अमेरिका ने साइन करी है, उस समय पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और चूंकि चीजें बदल रही हैं और बहुत तेजी से घटनाक्रम चेंज हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक ऐसा मुकाम है इतिहास का जहां पर हम कुछ नया होते हुए भी देख सकते हैं। और G7 जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि बहुत ही ताकतवर देशों का समूह है, लोकतांत्रिक देशों का समूह है, और ये वैसे देश हैं जो कि अच्छी तरह से इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, यानी इनके पास विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ी पूंजी इनके पास है, चीजों को गवर्न भी कर सकते हैं, चीजों को डिक्टेट भी करते हैं। तो इस लिहाज से इन देशों के साथ भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के लीडर का होना इस मंच को भी एक अलग पहचान देता है और इसकी एक विश्वसनीयता को भी एक कायम रखता है। अदरवाइज हमें देखेंगे कि कुछ धनी देशों के लोग बैठ करके बातें कर ले रहे हैं और उसके हिसाब से दुनिया को चला रहे हैं। ऐसा कम से कम G7 में इस चीज की कोशिश करी गई है कि यहाँ पर अलग अलग देशों का रिप्रेजेंटेशन रहे। हाँ, रशिया और चाइना का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं दिखेगा, उसके पीछे ठोस कारण है कि ये देश लोकतांत्रिक नहीं है। तो अगर हम भारत की दृष्टि से देखें और G7 जिस तरह आपने दिखाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पर रहेंगे और G7 की जो वहां पर बैठकें हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो बैठकें हो रही है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ अगर भारत की तरफ देखें तो भारत के लिए ये दो बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर अमेरिका के साथ। एक तो ट्रेड डील है और दूसरा ये जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनके ऊपर भारत की जो चिंताएं हैं और भारत का जो रुख है इसके लिए, उसके हिसाब से भी भारत विश्व को समझना चाहेगा और अपनी चीजों से अवगत भी कराना चाहेगा। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर भारत बात जरूर करेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होती है तो जैसा आपने रिपोर्ट में भी दिखाया और आपने खुद बताया कि एक जो तीसरा इशू ये हॉर्मुज की स्ट्रेट वाला है, जहां पर हमारे कुछ नाविकों की शहादत हुई है, जहां पर हमारे कुछ जहाजों को क्षति पहुंची है, जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छी खासी क्षति पहुंची है, उसके ऊपर भी कुछ बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये मुझे लगता है 1-to-1 टॉक्स होगी अमेरिका के साथ। जब ग्रुप टॉक्स होंगी तो ज्यादातर मसले विश्व व्यवस्था के ही होंगे। और जिस तरह से विश्व बदल रहा है, हमने देखा कि ईरान का उभार, अगर ये डील रहती है तो आप ये मान के चलिए मिडिल ईस्ट में ईरान का एक जबरदस्त उभार आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से शर्तें हैं, और अगर ये शर्तें जो 19 तारीख को डील होगी उसमें अगर अमेरिका और ईरान के बीच में डील हो जाती है तो उस डील के हिसाब से आप ये मानिए $300 बिलियन ईरान को मिलने वाले हैं। इतनी बड़ी रकम, और उसके साथ ही साथ वो भी ये भी मान के चलिए कि उसके जो फ्रोजन असेट्स हैं वो भी फ्री हो जाएंगे। तो मिडिल ईस्ट में और एशिया में एक ईरान फौरी तौर पर ही सही एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में शिफ्ट आप देखेंगे। इसमें वो देश जो कल तक ईरान को दुश्मन मान रहे थे वो अपने आप को रीअलाइन करना शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे यूरोप में हम इसका उदाहरण देख रहे हैं। जो यूरोप कल तक ईरान को यह मान के चल रहा था कि ये तो ऐसे लोग हैं जिनके साथ कोई संबंध रखना बेकार है क्योंकि इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, अब वो अपनी स्ट्रेटजी को रीअलाइन करना शुरू कर चुके हैं। तो ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा शिफ्ट है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो भारत भी एक ये वर्ल्ड रीअलाइनमेंट को देखेगा और उसके हिसाब से अपने आप को भी इधर उधर करने की कोशिश करेगा। और भारत साथ ही साथ ये भी दिखाएगा कि अभी भी वो ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज है। ये जो अमीर देशों का जो गुट है वो गरीब देशों के बारे में जो सोचता है, जो उनके लिए करता है, उसके पीछे भारत जैसे देश एक ब्रिज का काम करते हैं। तो भारत की महत्वपूर्ण भूमिका ग्लोबल साउथ के एक लीडर के रूप में भी है। विश्व की जो मैंने कहा रीअलाइनमेंट हो रहा है जियोपॉलिटिक्स का, उसमें भारत की एक भूमिका बनने वाली है। और भारत की जो अपने मसले हैं, जैसे ट्रेड डील हो गया, जैसे नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, और साथ ही साथ ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट और हमारे नाविकों की शहादत, इन सब के बारे में चर्चाएं होनी चाहिए। अब इससे चर्चा से क्या निकल के आता है इसके बारे में राकेश जी हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि इनके ऊपर एक भारत को अच्छी तरह से प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर।
बिल्कुल सही बात है और ये बड़ी जिम्मेदारी भी है क्योंकि जिस मंच पे बात होनी है उसकी ताकत क्या है ये हम और आप बहुत बेहतर जानते हैं। और ये बात सच है, यदि वहां से कोई चीज निकलती है या किसी चीज पर डिसीजन होता है तो एक बहुत प्लस लेके जाएगा। मुझे तो अनुपम जी एक बात और लगी, बहुत ज्यादा जब G7 के बारे में देखा, सुना, पढ़ा, स्टडी किया, एक चीज और थी रशिया और चाइना का, मैंने इसलिए स्पेशली उसका जिक्र किया। आप सोचिए इतनी बड़ी महाशक्ति हैं लेकिन उसका हिस्सा नहीं, रूस को मौका मिला था लेकिन बाद में बाहर किया गया। मतलब आप ये नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी में बेस्ट हैं तो आपको रख लिया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मतलब बाकी के जो देश हैं ये दिखाता है कि उनके पास थोड़ी इंसानियत भी है। मुझे लगता है इंसानियत से इतर आप जा रहे हैं तो आप सिर्फ व्यापारिक और सारी चीजों से कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ठीक है, भारत को निमंत्रण मिला है, अपनी बात को अच्छे से रखिए, कहीं कोई पॉइंट आएगा तो हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन वहां से निकले जो सबको मानना पड़े। ठीक है राहुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? ये राखी जी। हाँ राहुल जी, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत की माने और जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होने का पूरा लग रहा है कि उम्मीद है, क्योंकि भारत की तरफ से फिलहाल यही 2-3 मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण रूप से वहां रखे जाने चाहिए, जैसे अनुपम जी भी कह रहे थे। तो कितना सकारात्मक आप G7 की इस मीटिंग में भारत की भूमिका को देख रहे हैं? राखी जी नमस्कार, और मेरे विद्वान को पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से नमस्कार। राखी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि G7 के अंदर हम इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल नहीं था कि ये एसेंशियल बन गया है कि हमारी पार्टिसिपेशन को वेलकम किया जा रहा है। और इसमें हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद उठ के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उठ के मिले हैं और हाथ मिलाया है। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अब मैं आता हूँ अपने जो ट्रेड डील के ऊपर है। हमारे जो 4 मुद्दे हैं वो बेसिक मुद्दे जो हैं, ये 16 महीने की मुलाकात के बाद जो 4 मुद्दे हैं वो सबसे पहले ट्रेड डील्स है, और दूसरा एनर्जी का, और तीसरा जो है वो H1B वीजा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आप देखिए कि हमारा जो देश है उसकी जो प्रेजेंस है मेंबर ना होने के बावजूद भी आज जो है इसलिए हो रही है कि हमारे को पूरी दुनिया के लोग एक ट्रस्टेड पार्टनर मानते हैं इंडिया को, और ये हमारा जो हमारी जो वॉइस है वो ग्लोबल साउथ के तक हमारी वो आवाज है। तो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम के अंदर जो ट्रेड डील्स होगी, जैसे कि आदरणीय ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि हमारी जो ट्रेड डील जो फाइनल होगी वो मिड जुलाई के अंदर होगी इंडिया और अमेरिका के साथ। मैं इस बात पे आपको बताना चाहूंगा कि जो G7 के जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं ये इंडिया को कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारा बहुत बड़ा एक ट्रेड का हमारा जो बेस है। दूसरी तरफ इंडिया के लिए एक और बड़ा चैलेंज है जो मैं समझता हूं, जैसे कि G7 है, G7 के बाद आगे जो बात चल रही है वो G9 की बात चल रही है। वो G9 के अंदर 2 कंट्री जुड़ने की कोशिश में है, वो ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अफ्रीका है। ये क्यों जुड़ने की बात है, यहाँ इंडिया थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है। वो उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस जो एरिया है उसको उन्होंने देखा है, जैसे क्लाइमेट एनवायरनमेंट है, ग्लोबल इकोनॉमी है, फूड सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेबर एंड एजुकेशन है। इस एरिया के अंदर इन कंट्रियों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है G7 G9 हो जाए। तो आज जो इंडिया को चाहिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर, इसके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है और बेहतर हो सके, ताकि हम उन एडवांस कंट्रीज की G7 एडवांस कंट्री की तरफ जो है हमारे को और भी अच्छी तरह से वेलकम किया जाए, और ताकि हमारे देश का नाम और रोशन हो और हमारे जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको हम पूरा किया जाए। जी राखी जी। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगी जल्दी से। इंदुकांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी सुन पा रहे हैं। हाँ इंदुकांत जी, कैसे आप इस G7 की समिट को देख रहे हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस जो कि इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ट्रंप वहां हैं, और ट्रंप हैं तो उम्मीद जब ट्रंप होंगे, हालांकि जैसे राहुल जी अभी कह रहे थे कि जितनी भी देश हैं G7 में वो कोई हमें इग्नोर नहीं करेगा। मैंने बीच में रोका नहीं, लेकिन ट्रंप साहब बहुत बार ऐसा कर देते हैं।
सामने से तो हाथ मिलाते हैं लेकिन पीछे से अच्छा नहीं करते वो। तो ये मुझे लगता है इकलौते वो ऐसे हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, तो उनको थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ थोड़ा समझा दिया जाए तो बेहतर होगा। खैर ये जिम्मे हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं सर, करना देश के प्रधानमंत्री को है, तो बहुत अच्छी बात है यदि कुछ सकारात्मक निकलता है। इंदुकान जी, आप कैसे देखते हैं इसे? जी नमस्कार राखी जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए भारत G7 में इनवाइटी के तौर पे 2003 से शामिल हो रहा है। वाजपेयी साहब के समय में पहली बार उनको इनवाइट किया गया था और ये शायद 13वीं बार मिल उनको बुलाया गया है। देखिए इसमें बड़ी भूमिका होती है पूरे संगठन की और साथ में जो होस्ट कंट्री होती है उसकी बात होती है कि वो किसको बुलाना चाहता है। फ्रांस होस्ट है और फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते हाल के वर्षों में बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि AI समिट में आपने देखा था किस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन स्वयं खुद आए थे और शामिल हुए थे यहाँ पे भारत मंडपम में। देखिए भारत का जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है वो सदियों से रहा है और हाल के दिनों में एक बहुत बड़ा जो एसेट भारत का है वो भारत की जनसंख्या है। दुनिया भारत को आज की स्थिति में इसीलिए सलाम करती है मुख्य रूप से क्योंकि एक वो सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में है और दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन भारत में है। तो भारत एक दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। भारत को आपको याद होगा राखी जी कि जब भारत ने वाजपेयी जी के समय में पहली बार तमाम विरोध के बाद 1974 के बाद पहली बार जब परीक्षण किए थे तो पूरी दुनिया के बड़े देशों ने, इसी अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान तक ने, तमाम कनाडा ने, सभी ने भारत पे तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन भारत की आबादी जो भारत का मार्केट है उसके चलते पूरी दुनिया कुछ दिन में ही ढीली पड़ गई और सारे प्रतिबंध खत्म हो गए और उसको लीड करने वाला अमेरिका स्वयं क्लिंटन 2000 में भारत की यात्रा पे आए। आप सोचिए 1998 में प्रतिबंध और 2000 में भारत की यात्रा पे क्लिंटन को आना पड़ा। तो ये भारत की अपनी जो एक यहाँ की जनसंख्या की ताकत, यहाँ की बौद्धिकी की ताकत, यहाँ की साइंस एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिस तरह से भारत का दबदबा है उस सबकी ताकत है, जो भारत के ह्यूमन रिसोर्सेज की ताकत है बेसिकली। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जहां तक ट्रंप की बात है, देखिए भारत के तमाम, अभी तो फ्रांस के साथ भारत ने कई सारे समझौते किए और विश्वास है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ, रफाल के साथ साथ और भी तमाम और बातें आगे बढ़ेंगी। दुनिया के और भी जो देश हैं उनसे भी उनकी इस दौरान बातचीत होती है। अमेरिका की जहां तक बात है, अमेरिका का ट्रंप के आने के बाद रवैया बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और जैसा हमारे एक विशेषज्ञ ने कहा कि ट्रंप को भी पता है कि उन्होंने भारत के साथ, खासतौर से मोदी के साथ उनके जो रिलेशन थे फर्स्ट टर्म में, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है अपने व्यक्तिगत तरीकों से, तौर तरीकों से। और अंत में आते आते इस सम्मेलन के ठीक पहले जिस तरह से भारत के 3 मरीनर्स का मर्डर किया गया, मैं तो मर्डर मानता हूं, और वो अपेक्षित नहीं था। वो प्लेन के वो जो शिप था, शिप के इंजन को नुकसान पहुंचा करके वो रोक सकते थे, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से 3 लोगों को मारा, जबकि उनके पास सारे सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, सब कुछ उनके पास कंट्रोल में होता है। और इतना ही नहीं, मारने के बाद जिस तरह का रिएक्शन आया, जब रूबियो से बात किया अपने जयशंकर साहब ने, इवन कई विपक्ष के नेताओं ने भी बात किया, तो उन्होंने ही वाज वेरी मच अनअपोलोजेटिक। ये बात दर्शाता है कि जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले तमाम संगठन और देशों का मसीहा बनता है अमेरिका, वहां पे ह्यूमन राइट्स की सबसे कम कद्र है। और इस बात को, ये छोटी बात नहीं है, इस बात को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया है और हमें विश्वास है कि अगर कोई भी इंटरेक्शन हुआ तो इसको एक प्राथमिक तौर पर बड़े स्तर पर भारत उठाएगा। और भारत अगर इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता तो आप ये सोचिए, इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री फोन कर करके अलग से अमेरिका के विदेश मंत्री से बात नहीं करते और अपना विरोध नहीं दर्ज कराते। अदरवाइज तो उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाकर विरोध भारत ने दर्ज करा दिया था, ऑफिशियल जो डिप्लोमेटिक तरीका होता है। तो ये मुद्दा भी उठेगा और साथ में जो भारत जैसे देशों का नुकसान हुआ है, जो ईरान के साथ संघर्ष किया अमेरिका ने, वो मुद्दा भी उठेगा। और पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी को कैसे रास्ते पर दुरुस्त करके लाया जाए, ये मुद्दे भी हैं। सिर्फ एक बात से भारतीय प्रधानमंत्री को बचना है, जो लगातार वो बचते भी रहे हैं, कि जिस तरह से ट्रंप का तौर तरीका है कि वो साथ आकर के और कोई एक साथ में मीडिया के सामने कोई कटाक्ष, कोई बयान, कोई कुछ भी उटपटांग बातें कर देते हैं, उससे कैसे बचा जाए, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी
बिल्कुल ठीक बात है। यानी जाते-जाते अंततः एक बात आपने कही दी कि यहाँ पे भी उम्मीद है कि ट्रंप कुछ ऐसा काला-पीला कर सकते हैं जी7 में, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ठीक है। अमित जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आवाज आ रही है। हाँ, अमित जी, एक चीज़ के लिए मैंने शुरू से इस रिपोर्ट में भी और जब इस विषय को देखा कि हमारा निमंत्रण है जी7 में, बहुत अच्छी बात है। जिन मुद्दों पे फोकस किया गया वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बेबाकी से, बहुत ताकत के साथ यदि हम अपना पक्ष रखते हैं, वहाँ बात होती है तो हमें बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। रही बात ट्रंप की, तो जिस ट्रेड डील की बात हो रही है, जैसा कि अनुपम जी ने पहले ही कह दिया था, यदि हम बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स को हर विषय पे रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो हम उम्मीद यही करते हैं। और हाँ, मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि मैं उम्मीद करूँ उन सारे विषयों पे जो हमारे साथ ट्रंप ने अभी अभी किया है, क्या वो बातें वहाँ रखी जा सकती है? ह्यूमन राइट्स की बात तो अभी खुद इंदुकान जी ने कह दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अच्छा मैसेज नहीं देती हैं। इवन चाइना भी जी7 में इसीलिए नहीं है। मानव अधिकार का आप कितना भी हनन करेंगे, कितनी भी चीज़ें करेंगे, आप गलत करेंगे, आप आ नहीं सकते। तो इन सब का दम भरने वाला जी7, मैं उम्मीद करूं कि कुछ एक सबक अमेरिका को शायद यहां से मिल जाए, भले ही वो उसका हिस्सा है। निश्चित तौर पर राखी जी, आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को सभी को नमस्कार। देखिए, कल जो तस्वीर निकल कर आएगी वो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के सामने होगी। हम सब उस पर चर्चा फिर से कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज देखने वाली बात यह है कि जो जी7 की जो ये मीटिंग हो रही है, अगर आप जी7 को देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का महज 10% है, और वहीं अगर आप उसकी तुलना करें जी20 से तो वो 75% है। जी7 में जो टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लो होता है वो ग्लोबल जीडीपी का 30% होता है, और जी20 में जो होता है वो ग्लोबल जीडीपी का 75% इन्वेस्टमेंट फ्लो करता है। तो महत्वपूर्ण, जैसा कि हम कह रहे हैं कि कुछ एलिट लोगों का ग्रुप है, वहां पे अगर आज 8वीं बार अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया जा रहा है एज अ गेस्ट, और लगातार 2019 के बाद लगातार, पहले भारत हिस्सा होता था लेकिन वो हिस्सा होते थे ग्लोबल पार्टनर रीच आउट के माध्यम से। लेकिन आज 2019 के बाद जब लगातार 8वीं बार प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां बुलाया जा रहा है, तो भारत इस भूमिका में आ रहा है कि जी7 में जो एजेंडा होते हैं उसको भी किस तरीके से सेट किया जाए, उस भूमिका में आज भारत नजर आ रहा है हम सभी को। जो अमेरिका के साथ डील होगी, हमारे सभी जो विद्वान ने मुझसे पहले कहा, उन्होंने सही कहा कि जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात होगी, निश्चित तौर पर जो हमारे सेलर्स की जो वहां पर हत्या हुई उन पर बात होगी। इंडिया और यूएस का ट्रेड डील तो होना ही है, तो वो उन सब चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन जो मिशन 500 जो अमेरिका और यूएस भारत ने 2025 में जो डील की थी, मिशन 500 2030 तक इसको कंप्लीट करने के, मिशन 500 क्या है कि अमेरिका और भारत की जो ट्रेड है वो 500 बिलियन पहुंचाने की, जो 2030 तक उसको करने की वो डील चल रही थी। तो उस पर बातचीत होगी कि उसको किस तरीके से आगे लिया जाए, क्योंकि उसमें अभी तक जहां तक देख रहे हैं उसमें डिलेस चल रहा है, ये ट्रेड डील के कारण और वेस्ट एशिया के क्राइसिस के कारण। पहली बात। दूसरी बात, जो मिलिट्री की साझेदारी है, टेक्नोलॉजी की साझेदारी है, और कॉमर्स की जो कॉमर्स को एक्सेलरेट करने की, जो मिशन 500 की मैं बात कर रहा था, उसको एक्सेलरेट करने की बातचीत होगी। लेकिन जो डील फ्रांस के साथ हुई है, जो हम, ये तो अमेरिका के साथ क्या चर्चा होगी उस पर सबने बोला ही, लेकिन जो डील फ्रांस के साथ हुई है वो बहुत ही अभूतपूर्व है राखी जी। आप देखिए फ्रांस के साथ जो भारत ने डील किया है उसमें क्या क्या है, डिफेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, और क्लीन एनर्जी है। जो भारत का जो टारगेट है कि 2030 तक नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है, जो क्लीन एनर्जी को लेकर, उसको लेकर चर्चा होगी। हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन को लेकर चर्चा होगी। सिक्योरिटी पैक्ट को लेकर चर्चा होगी। क्लासिफाइड डेटा को लेकर कि किस तरीके से इसकी, और यूपीआई जो हमारा भारत का एक कहा जाए तो एक क्रांतिकारी जो कदम है, यूपीआई आज पेरिस में और फ्रांस में चल रहा है, तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, उन सब चीजों पर चर्चा होगी। तो फ्रांस आज दुनिया में आप देखिए, तो जो जी7 में जो चर्चा हुई उसमें फ्रांस ने ये कहा कि भारत की जरूरत है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भारत लीड कर रहा है ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ की आवाज अगर किसी ने
प्रामाणिकता के साथ अगर दुनिया के सामने रखा है तो वो भारत ने रखा है। और ये सारी चीजें महज कागजों में नहीं है, ये दिख रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री की जो यात्रा होती है, हम तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा होती है वो पॉइंट बाय पॉइंट काउंटेड होती है और उसका जो परिणाम है वो भी हमें आने वाले समय में दिखाई देता है। लेकिन जिस तरीके से मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल कमेंट करना चाहूंगा, बस एक लाइन का, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो बाहर जाता है, जो राहुल गांधी के दौरों पर जो इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसका परिणाम कहीं निकल कर नहीं आता। जो प्रधानमंत्री जी कर आते हैं उसके बाद विपक्ष जाता है और उस पूरे प्रकरण पर पानी फेरने का काम जिस तरीके से किया जाता है वो कम से कम बंद होना चाहिए। इतना प्रयास जो 140 करोड़ लोगों का सामर्थ्य लेकर प्रधानमंत्री जी वहां तक पहुंचे हैं, उस प्रयास को कम से कम धूमिल ना किया जाए, उस प्रयास पर पानी ना फेरा जाए। और तो इस चीज की अपेक्षा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं उनसे थोड़ा सा करते हैं कि जो चीजें अच्छी हैं उनका हमें तो गुणगान करना ही चाहिए, जो चीजें बुरी हैं उस पर आप क्रिटिसाइज कीजिए, उस पर हम काम और करेंगे और बेहतर कर सकते हैं साथ में आकर, तो उस पर हम प्रयास करते रहते हैं। ठीक है अमित जी, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, इंटरप्ट इसलिए करूंगी, बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि जो चीज अच्छी है हमें उसका स्वागत करना चाहिए, मैं भी इसी लाइन पे चलती हूँ, और जो चीज खराब है उस पर हमें बोल देना चाहिए। सर लेकिन फिर ऐसे अमेरिका ने हमारे साथ बहुत गलत किया, हम नहीं बोले? मुझे पूछना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये पिन पॉइंट है, चुभता है, नहीं अच्छा लगता। नहीं, ऐसा नहीं है राखी जी, हमने बोला नहीं, हमने हर बार बोला है। अभी जयशंकर जी का आपने एक साक्षात्कार देखा होगा, उन्होंने साफ कहा कि जब उनसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में अमेरिका कहाँ था, और वो वैश्विक मंच था, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में अमेरिका में था। इससे और तटस्थ और स्पष्ट क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता। और जब भी ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सीज फायर कराने की, मध्यस्थता कराने का प्रयास किया, हर बार एमईए ने उसका खंडन किया है और मजबूती से किया है, और ये कहा गया कि हम इस युद्ध में दो देशों के अलावा और कोई, हाँ पाकिस्तान ने रीच आउट किया होगा, उसका हम नहीं कह सकते उन्होंने क्या किया है, लेकिन भारत की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की गई। अगर पाकिस्तान की मदद करते हुए ट्रंप ने कुछ किया हो तो उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो जयशंकर जी ने कहा, हर बार जो आपने कहा कि उन्होंने इतनी बार कुछ कहा है, तो क्या हमने उसका रिटेलिएशन नहीं किया है? और जयशंकर जी का लेटेस्ट बयान ये शो करता है। ठीक है, मैं सारी बातों को एग्री करती हूँ, बस एक पॉइंट पे आती हूँ कि हम कहते हैं लेकिन हम उस तरीके से नहीं कह पाते हैं जैसे दूसरे लोग हमें कह के चले जाते हैं, बस बात इतनी सी है। जैसे देखिए मैं अपने पॉइंट पे नहीं कह रही, बाकी लोगों का भी व्यूज देखिए ना। अभी भी जो मैटर हुआ हमारे नाविकों वाला, जो हॉर्मुज वाला हुआ और हमारे यहाँ के लोग मरे, उसके बाद जो स्टेटमेंट आया या गया वो किस तरीके का हुआ, उस पर तो बहुत ज्यादा और सख्ती हो सकती थी। हालांकि ठीक है, मैं नहीं जा रही उस डेप्थ में, थोड़ा विषय से बहुत अलग हो जाएगा, वो एक अलग लेवल की चर्चा है, लेकिन बस इतनी सी बात है अमित जी। और मैं सवाल भी खड़ा नहीं कर रही हूँ भारत पे या प्राइम मिनिस्टर पे, जो एक पॉइंट है ना जो हमें फील होता है, बस उसको मेरा रखने का मत है यहाँ पर। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। बस 10 सेकंड राखी जी। बिल्कुल हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जो प्रश्न खड़े किए बिल्कुल सही किए। देखिए जो हमारे जो नाविक हैं उनकी जो हत्या हुई वहां पर, उसका भी एमईए ने कड़े शब्दों में उसकी निंदा की और उस पर ये करने का अपना वक्तव्य जारी किया। लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत ये है, ये मैं एक विश्लेषक के तौर पर कह रहा हूँ, इसे इस तरीके से ना लिया जाए कि हमें अपनी क्षमताओं पर हम देखिए, अमेरिका 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम एस्पायर कर रहे हैं टू बी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम वहां तक अभी वेस्ट एशिया के क्राइसिस के कारण हम थोड़ा पीछे आ गए हैं, लेकिन हम एस्पायर कर रहे हैं टू बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो उससे टकराने के लिए जिस क्षमता, जिस विस्तार की हमें जरूरत है, वो निश्चित तौर पर तभी हो पाएगा जब पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों साथ मिलकर काम करें। अगर एक पक्ष चलता रहेगा और दूसरा रोड़े अटकाने का काम करेगा, तो निश्चित तौर पर हम एक दिन वहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक हमें वहां पहुंचना है, लेकिन अगर कोई रोड़े अटकाएगा तो उसमें थोड़ा विलंब तो हो सकता है हम 2047 से पहले पहुंच जाए, अगर प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर काम करें। ठीक है अमित जी, लेकिन कोई साथ दे ना दे, 2047 भारत के लिए एक निर्णायक ये साबित होने वाला है। हम विकसित भारत की ओर संकल्प को लेकर 140 करोड़ का सामर्थ्य चल रहा है और निश्चित तौर पर हम बढ़ेंगे। ठीक है
बीबी शर्मा जी, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। 2047 की बात तो मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि फिलहाल अभी हम G7 पे हैं, और G7 में जिन पॉइंट्स को हमें बहुत ताकत के साथ रखना है, और वहां से कोशिश तो मेरी यही है, शायद थोड़ा बहुत सबक अमेरिका को कुछ मिल जाए तो थोड़ा सुधर जाए। वैसे तो ट्रंप पे भरोसा बिल्कुल छोड़ चुके हैं हम। तो मुझे लगता है जो ट्रेड डील है, दूसरे जो मुद्दे हैं, उन पर हम ऐसी बात रख पाएं कि हमारी एक छाप दिखे। देखिए, हमारी वैल्यू है, हमें बुलाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं इस पे कोई क्रॉस नहीं करूंगी। लेकिन जो हम एक मजबूती की बात कर रहे हैं अपने मुद्दों पे, उसको कितना सकारात्मक आप देखते हैं? अनम्यूट करिएगा। हेलो जी, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। हाँ, रखने का काम प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करते हुए भारत को गए हैं। अब प्रधानमंत्री तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, तो किस तरह से वो बात रखेंगे? प्रधानमंत्री जी का जो ट्रेड डील की बात बार बार हो रही है, ट्रेड डील तो पहली मई जून में, उसके तो अप्रैल से शुरुआत हो गई थी कि 500 अरब डॉलर की ट्रेड डील होगी। शुरुआत में आपको सबको याद होगा 50% टैरिफ की घोषणा करी थी ट्रंप ने, हाय तोबा मची, विपक्ष ने शोर मचाया, विपक्ष ने आवाज उठाई, थोड़ा सा वो पीछे हटके ट्रंप की तरफ से ही घोषणा हुई थी, भारत की तरफ से नहीं हुई थी, और इसका कभी भी खंडन नहीं करा गया। उसके बाद वो 18% टैरिफ पे सेट कर दिया उन्होंने, और 0%। और आपको याद होगा अभी हालिया बयान एक और ट्रंप का आया था कि कांग्रेस के शासनकाल में हमें बहुत लूटा गया था, अब हमारी बारी है। इसका खंडन करा गया? नहीं करा गया। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि जी हमारे जो है 2047 की बात, वो मैं चलिए बाद में करता हूँ, कि अमेरिका जो है 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम उससे नहीं भिड़ सकते। साहब एक बात याद करिए, मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी अमेरिका सशक्त था। हमारी देवयानी जी का आपको याद ही होगा सबको प्रकरण, कैसे उनके साथ बदतमीजी करी गई थी और उसके बाद क्या एक्शन लिए गए थे। अमेरिका के राजदूतों को तलब कर लिया गया था और उसके बाद उसकी सारी सिक्योरिटी हटा दी गई थी। अमेरिका घुटनों पे आया था, उसने माफी मांगी थी, उसके बाद जाके प्रकरण खत्म हुआ था। तब भी तो अमेरिका ताकतवर था। ताकत यहां से होती है, ताकत दिल से होती है। ताकत ये ट्रिलियन से ताकत नहीं आने वाली। ताकत अगर सेनापति कमजोर होगा तो सेना अपने आप सरेंडर करेगी। अब साहब ने तो बोल दिया कि जी 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लड़ नहीं सकते। इन्होंने बिल्कुल वो राजनाथ सिंह जी की बात करी है और निर्मला सीतारमण जी की बात करी है। निर्मला जी ने भी पहले कहा था चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे बड़ी इकोनॉमी है। और उसके बाद उनका हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी बयान यही आया था कि नहीं, चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे बड़ी सैन्य शक्ति है। ये तो पहले सरेंडर करे बैठे हैं सारे के सारे, तो इनसे किस बात की उम्मीद करें? 3 सैनिकों की हमारी हत्या हो जाती है, 3 नाविकों की हमारी हत्या हो जाती है। प्रधानमंत्री का एक भी कोई ट्वीट है? नहीं है। एनडीए कर रहा है खंडन, एनडीए कर रहा है खंडन, एनडीए कड़े शब्दों में जवाब दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की आवाज नहीं निकली उसमें कि भाई ऐसा क्यों करा। ट्रंप ने खड़े होकर हाथ मिला लिया, बहुत बड़ी बात होगी। ट्रंप क्या बात हो गई भाई बड़ी इसमें? आते जाते लोग, हमारे घर में भी लोग मेहमान आते हैं, हम भी खड़े होकर स्वागत कर लेते हैं। ये तो एक सामान्य शिष्टाचार है, सामान्य प्रोटोकॉल है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? आपके घर पे कोई मेहमान आता है, आप खड़े होकर स्वागत नहीं करते, आप बैठे रहते हैं? नहीं ऐसा होता कहीं भी। तो इसको तो ऐसा हाईलाइट कर दिया कि बहुत बड़ी बात होगी, खड़े होकर स्वागत कर लिया। सब जगह ऐसा ही होता है, ये सामान्य प्रोटोकॉल है, शिक्षा, इसमें कोई शिष्टाचार वाली कोई बात नहीं है। अब रही बात ट्रेड डील के अलावा जो हमारे बुलाने जाने की बात है, हमारे बार बार कह रहे हैं कि हमारी ताकत है, हमें बुलाया जा रहा है। पूरा विश्व जो है ना आज में एक बाजार के रूप में देखता है। उसे पता है कि भारत में अपनी जो है घोषणा कर दो किसी भी चीज की और प्रॉफिट कमाओ और निकल जाओ। अभी अभी आपको याद है अप्रैल से ये वो जारी हुआ है अध्यादेश कि जिसमें विदेशी कंपनियों को अपने पूंजीगत लाभ पे और दीर्घकालिक लाभ पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप आइए यहाँ इन्वेस्ट करिए, कमाइए, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जितना आपने कमाया आप लेके वापस जा सकते हैं। तो फिर जब इतने बड़े बाजार को आज हमारा जो विश्व देख रहा है और उन्हें देख रहा है कि हमारे यहाँ एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री है, इनसे जो डील करानी है, आई लव प्रधानमंत्री, आई लव मोदी जी, और उसके बाद डील साइन करा लो। पिछले साल आपको मैं बताता हूँ, आपको 2024-25 की बात है, प्रधानमंत्री हमारे ट्रंप के साथ फिर डील करने गए थे। मोदी इज ए गुड नेगोशिएटर, उन्होंने ये शब्द बोला, हमारे पूरे मीडिया ने इसे जबरदस्त तरीके से चला दिया, मोदी इज ए गुड नेगोशिएटर। और उसके बाद हुआ क्या, 1.3 अरब डॉलर के ड्रोन जो है अमेरिका ने हमें भेज दिए, सिर्फ एक शब्द कह के कि अब मोदी इज ए गुड नेगोशिएटर कर दिया हमने आगे उनके समर्पण। हमने क्या बेचा? हम निर्यात घाटे में आज कितना ज्यादा हुआ है, राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ता जा रहा है, व्यापार घाटा हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के साथ हमारा 100 अरब डॉलर से ज्यादा ऊपर का व्यापार घाटा हो चुका है। पिछले जनवरी से लेकर और अभी जून मई एंड तक 2,27,000 करोड़ रुपए हमारे बाजार से निकाले जा चुके हैं विदेशी कंपनियों के द्वारा, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पे अस्थिरता इतनी ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। 2,27,000 करोड़ की पूंजी निकल चुकी है हमारे देश से, जो विदेशी कंपनियां अपने निकाल के वापस हो चुकी हैं। लेकिन आज वो कह रहा है सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री, सिर्फ उन्हीं के कसीदे काटे जा रहे हैं। देश जा रहा है कहाँ, कोई लेना देना नहीं है। 4 ट्रिलियन का बार बार हवाला दिया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ 4 ट्रिलियन का हवाला दीजिए, अच्छी बात है। इस 4 ट्रिलियन में भी पीछे एक रिपोर्ट जारी हुई थी, सर्वे जारी हुआ था कि भारत की 40% संपत्ति जो है मात्र 1% लोगों के पास है, सिर्फ 1%। 99% लोग जो है वो 60% संपत्ति में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या ये चौथी जो अर्थव्यवस्था है, इसका फायदा आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को मिल रहा है?
किसी को नहीं मिल रहा। आज भी लोग न्यूनतम मजदूरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा में आपको याद ही, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं, अपनी न्यूनतम मजदूरी के लिए उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाके उनका मामला सेटल हुआ और उन्हें भी पाकिस्तानी ठहरा दिया गया था। तो वह फायदा क्या हो रहा है? बार बार हमारी अमेरिका से तुलना करी जा रही है, अभी पीछे लगातार महंगाई बढ़ने में, पेट्रोल डीजल महंगा बढ़, इससे पहले भी आपकी हमारी डिबेट हुई थी जब 40% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, तो 40% बढ़ गया ठीक है, लेकिन आप अमेरिका की इनकम भी तो देखिए कितनी है। तो क्या लग रहा है हासिल होने वाला कुछ नहीं है। G7 में जिन मुद्दों की बात हो रही है, क्या हम यहाँ से कुछ गेन कर पाएंगे? बहुत एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया इस पे। नहीं, कुछ नहीं। यहां से वापिस आएंगे, हमारी ट्रेड डील अगर होगी फ्रांस के साथ या किसी और के साथ, हमारा आयात बढ़ेगा, निर्यात हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप वापस आके हमेशा सिर्फ यही हाईलाइट करा जाएगा, हमने $100 अरब की डील करी, हमने $200 अरब की डील करी, सिर्फ हेडलाइन यही बनेगी, लेकिन उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि हम निर्यात कितना करेंगे और आयात कितना करेंगे। जैसे ट्रंप के साथ ट्रेड डील की बात बार बार करी जाती है, $500 अरब, $500 अरब, 500, लेकिन उसमें यह क्यों नहीं बताया जाता कि भाई 80% जो है उसका $400 अरब तो हम आयात करेंगे, हम निर्यात सिर्फ $100 अरब का कर पाएंगे, और उस पर भी वो 18% हमारे टैरिफ लगाएगा, और हम $400 अरब का जो आयात करेंगे उस पे 0% टैरिफ होगा। क्या हमें उम्मीद कर सकते हैं फिर क्या हमें कुछ मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे वो सारे विश्व को आज पता है भारत में एक आत्मुख प्रधानमंत्री हैं, उनकी थोड़ी सी तारीफें कर दो और उनसे जो मर्जी करवा दो। अब भाजपा के प्रवक्ता साहब ने कहा कि जी राहुल गांधी विदेश जाते हैं और हमारी जो है छवि खराब करके आते हैं। राहुल गांधी जी एक सांसद है, सांसद के तौर पे जा रहे हैं, आपके पास ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, सारे उनके खर्चे चेक करा लो, कैसे गए वो कैसे नहीं गए। क्या उनके पास आज ये कोई कलम की पावर है कि वो किसी ट्रेड डील को साइन कर सकें? क्या वो भारत के रक्षा मंत्री हैं? क्या वो भारत के विदेश मंत्री हैं? क्या वो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं कि वो जाके कोई ट्रेड डील साइन कराएंगे और उसमें वो घाटा दिखा देंगे? नहीं है। वो अपनी लोगों में अपने जाते हैं, पर्सनल विजिट पे जाते हैं, विश्वविद्यालय उन्हें बुलाते हैं व्याख्यान देने के लिए, उद्योगपति उन्हें बुलाते हैं मार्गदर्शन के लिए, कॉलेज उन्हें उनसे गाइडलाइन लेने के लिए। क्या आज भी कहीं भी आपको प्रधानमंत्री नजर आते हैं किसी कॉलेज में व्याख्यान देते हुए, किसी विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते हुए? नहीं नजर आते ना। उनकी पर्सनल है, तो उसमें आपको इससे दिक्कत क्या है भाई? कोई भी पर्सनल जा रहा है दुनिया में, हमारे भारत के हजारों लोग विदेश जाते हैं, हजारों लोग विदेश जाते हैं, खर्चे करते हैं, वापिस आते हैं, और अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत करा है तो सब कुछ आपके पास है, ईडी आपके पास, आईटी आपके पास, सीबीआई आपके पास, इंटरनेशनल सब कुछ इंक्वायरी आपके पास, और सबसे बड़ी बात आप तो विश्व गुरु हैं, आप तो पूरे विश्व को हटा सकते हो एज प्रेजेंट मोदी जी, कि हम पूरे विश्व पे पावर बनाने की ताकत रखते हैं। जिस देश में वो गए उसी देश को हड़का दो, पूछ लो भाई क्या डील करके आए थे, बताना जरा हमें भी है राहुल गांधी जी क्या डील करके गए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं ना, ये सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति, इनकी और कुछ नहीं है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए कभी नेहरू जी, कभी राजीव गांधी जी, कभी इंदिरा जी, और अब आजकल इनके पास सबसे बड़ा है राहुल गांधी जी। अपनी कमियां छुपानी है, राहुल गांधी जी का नाम आगे कर दो, इनकी सारी कमियां छुप जाएंगी, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। ठीक है, समय की सीमा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी से बोलिएगा। राहुल जी एक सेकंड, अमित जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद जल्दी से आ रही हूँ। हाँ अमित जी थोड़ा जल्दी कंप्लीट करिएगा। हाँ बोलिए। जी बिल्कुल राखी जी, देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जैसी उम्मीद थी वैसी ही बातें करी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या है, वो तो कुछ है नहीं, वो तो एक सांसद है, सांसद के तौर पे जाते हैं। लेकिन 2008 में एक साइन तो उन्होंने किया था चाइना के साथ, उस समय क्या बताइए क्या करा था, बताइए डिटेल बताइए सर उसकी। या 2008 से ही लगातार भ्रम फैला रहे हैं, साइन करा, एमओयू साइन करा, क्या था वो एमओयू, आप उसकी डिटेल बताइए जरा। देखिए इस तरीके से डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या डिटेल थी सर, ट्रेड डील थी क्या थी बताइए। बात सुन लीजिए, अपने समय पर आप अपनी बात को करिएगा। नहीं तो ट्रेड डील में पूछ रहा हूं ना, बताइए, सारे पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, बात तो सुनिए। हाँ बताइए क्या डील थी। देखिए 2008 में तो राहुल गांधी कुछ नहीं थे, उस समय भी कुछ नहीं थे, लेकिन जो एमओयू साइन हुआ चाइना के साथ, ये बताइए साइन क्या करा था, कौन सा एमओयू साइन करा था, रक्षा से क्षेत्र में करा था, विदेश क्षेत्र में करा था, निर्यात में करा था, आयात में करा था, ये बताइए। ठीक है सुन लेते हैं बीबी शर्मा जी। देखिए अतिक्रमण मत कीजिए, मेरे समय का अतिक्रमण मत कीजिए। एक सेकंड राहुल जी, समय जनता तक समय साफ से बात को जानी चाहिए। तो 2008 में राहुल गांधी कुछ नहीं थे, लेकिन वो चाइना गए, चाइना में उन्होंने एक एमओयू साइन किया। वही एमओयू मैं पूछना चाहता हूं, क्या साइन करा? आज तक वो पूरा देश जानना चाहता है, आप एमओयू की बात करते हैं, वो एमओयू था क्या? अरे भाई साहब आप बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? हाँ बताइए, आप बोलने देंगे कि नहीं? बोलिए बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ एमओयू क्या था। देश के सामने तो आया नहीं, हम तो पूछते आया नहीं, और आपको पता है कि एमओयू साइन हो गया? क्या था? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अलादीन का जिन्न निकला और आपको पता नहीं। वाह, एमओयू साइन हुआ, लेकिन किस सिलसिले में साइन हुआ, उसका सब्जेक्ट क्या था, रक्षा क्षेत्र था, निर्यात था, आयात था, क्या था, वो कुछ नहीं पता। एमओयू साइन हुआ तो भाई साहब ऐसे आरोप तो हम भी आपके ऊपर लगा सकते हैं। अभी चीनी अधिकारियों का पूरा प्रतिनिधिमंडल आया था, आरएसएस के ऑफिस में क्या करने गया था वो, आरएसएस के ऑफिस में क्या करने गया था वो, चीनी प्रतिनिधिमंडल आरएसएस के ऑफिस में बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या करने गया था, इसका जवाब दीजिए। कौन सा एमओयू साइन हुआ आरएसएस के ऑफिस में? आरएसएस के ऑफिस में कौन सा एमओयू साइन हुआ? बीजेपी के ऑफिस में कौन सा एमओयू साइन हुआ? उस समय तो बताइए, चीन को आपने क्लीन चिट किसने दी?
19 सैनिक हमारे गलवान घाटी में शहीद हो देखिए, गए और ना कोई आया है ना कोई घुसा है। टेक्नोलॉजी का क्यों? कोई जवाब नहीं होता है। देखिए क्यों? इस तरीके से बात करेंगे बताइए ना तो एमओयू क्या बातें था। समझ में नहीं आएंगी। अरे सर एमओयू की बात कर रहे हैं, एमओयू बताइए, मैं भी माफी मांगूंगा, हिम्मत और है, माफी मांगूंगा, लाइव टेलीकास्ट में माफी मांगूंगा। बताइए किस क्षेत्र में एमओयू था। सुनने की हिम्मत अमित है। जी हाँ मैं हिम्मत है, बताइए MOU एमओयू किस बोल दीजिए, क्षेत्र वरना में। वो इंटरप्ट डिस्टर्ब करते नहीं रहेंगे, कीजिए। प्लीज। सुनने ठीक की है, हिम्मत है तो चुपचाप बैठिए और हाँ, सुनिए। सिर्फ राहुल 2 जी, एक लाइनों में सेकंड बता आ दीजिए रही किस क्षेत्र में एमओयू था। ठीक है। अरे बीबी आपके शर्मा जी बोलने से रुकिए बताऊंगा रुकिए क्या? रुकिए। हाँ 2 लाइन में बताना है, 4 लाइन में बताना है, मैं डिसाइड करूंगा ना, वो आप डिक्टेट करने का ठीक है प्रयास अमित जी, करेंगे प्लीज क्या? जल्दी से। हाँ 2 बोलिए। लाइन में बताना है, 4 लाइन में बताना है, मुझे राखी जी बोलेंगे ना, आप डिक्टेट करने का प्रयास करेंगे क्या? हाँ बोलिए बताइए, अमित जी, मैं बोलिए बोलने को बोलिए तैयार का हूँ। प्रयास मत कीजिए। तो जी, बताइए। 2008 में जो एमओयू साइन हुआ वो देश के सामने तो आया नहीं। जो राजीव गांधी फाउंडेशन में 1.5 करोड़ रुपए लिए गए उसका क्या हुआ, उसका ब्यौरा तो आया नहीं। तो राहुल ठीक है। गांधी क्या करते हैं जाकर विदेशों में जाकर, अच्छा, किस 1.5 करोड़ रुपए तरीके के लोगों आपने से चीनी मिलता है, कंपनी क्या जो है करते हैं वीवो से, और ओप्पो किस से तरीके की उनकी और एमआई कार्यशैली रहती है, एमआई कंपनी बताने से की जरूरत नहीं है। 250 करोड़ रुपए का उनके चंदा ले लिया, प्रवक्ता, वो किसके उनके खाते में गया प्रवक्ता साहब? उसी चीज का पीएम देखिए, केयर जिस फंड में लिया, तरीके जिस से पीएम इनके केयर फंड प्रवक्ता का हिसाब बौखला आज रहे पूरे हैं, देश को नहीं बताया ठीक है, जाता। चलिए। पीएम ठीक केयर फंड है पे ठीक गोली मार के है। बैठे देखिए हुए हो, दोनों इस उसका तरह की हिसाब बातें आपको कर दिया रहे नहीं हैं कि जाता। अभी यहाँ राजीव गांधी किसी डील फाउंडेशन की का बात, 1.5 ट्रेड डील करोड़ की रुपए का बात चंदा है, करूंगी उसके तो लिए उसमें भी आपको सवाल आ जो जाएगा। होती है यही सहायता क्लियरिटी होता है। कांग्रेस चैनल से मांग आया। रही थी कि यदि और कोई किस ट्रेड तरीके से डील आया? होती है तो उसमें कितना कोई आयात और उसमें कितना उल्लंघन निर्यात नहीं हुआ, किसी कानून का होगा, उल्लंघन नहीं ये हुआ। सवाल होगा। आप ये बताइए, ठीक है, 250 करोड़ देखिए रुपए आप के चंदे दोनों आपने अपनी कैसे अपनी तरफ से चीनी बात कंपनियों रख से? रहे हैं, रुकिए। देखिए तीर निशाने पे लगा है 250 रुपए का, 250 करोड़ के कैसे चंदे लिए आपने? ठीक है इनको अमित छोड़िए। जी, में आ रहा है। अमित पहली जी बात। और बीबी शर्मा जी प्लीज दूसरी एक बात, सेकंड। हाँ अभी राहुल जो वाली जी डील कुछ की बात कहना हो- चाह रहे हैं, बोलिए अभी जो जल्दी डील से। की- अभी जो 10 सेकंड राखी जी, बस मैं अपनी बात। अमित जी प्लीज एक राखी सेकंड। जी, हाँ राहुल जी बोलिए। राखी जी, हाँ राखी जी, ये जो G7 का मुद्दा आप लेके आए थे, ये पूरा का पूरा जो है वो भटक चुका है। मेरा कहने का है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये एक ट्रांसलेटर हैं। ये इनके अपने भेजे में कुछ नहीं है। जो राहुल गांधी जी कहते हैं वही ये आके करते हैं। नंबर आप वन, ऐसी बातें तो मान करिए, आप डॉक्टर नाम लगा के बैठे हैं, मैं आपको कुछ गलत बोलूंगा तो फिर आपको अच्छा लगेगा? बात सुनो, क्या भेजा है आपका? आप राजनीतिक विश्लेषक बन के आप चाटुकारिता कर रहे हैं? भाजपा की सत्ताधारी पार्टी की चाटुकारी कर रहे हैं और आप अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं? आगे वाली क्या है भेजे में आपके? क्या है आपके भेजे में चाटुकारिता के अलावा? प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। क्या है आपके भेजे में चाटुकारिता के अलावा? प्लीज प्लीज मत बोलिए। जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 से, तब से ही 99% गरीब है, 1% ही राज कर रहे हैं, 1% ही रूलिंग क्लास है। ये आपने क्या नई बात कह दी? ये तो कांग्रेस से शुरू हुआ और चलता भी चला जा रहा है। और दूसरी बात, आप ये बताएं कि धीरू भाई अंबानी के साथ राजीव गांधी जी के क्या रिश्ते थे? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, क्या रिश्ते थे? किसके साथ? कल अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, धीरू भाई अंबानी के साथ क्या रिश्ते थे? क्या रिश्ते थे? किसके साथ? धीरू भाई अंबानी के साथ क्या रिश्ते थे? धीरू भाई अंबानी के साथ क्या रिश्ते होने? उद्योगपति हैं? तो फिर क्या? तो इसका मतलब इसमें पूछ रहे हो, ये बड़ी बात है पूछने की कि धीरू भाई अंबानी के साथ क्या रिश्ते थे? कैसे रिश्ते थे? कौन से रिश्ते थे भाई? का पता ही नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि ट्रंप अगर बोलता तो उनके एम्बेसी यहाँ दिल्ली में बंद कर दी जाए? वो एक देश है, वो देश है तो डर के बैठो ना देश से, डर के बैठो। डरपोक प्रधानमंत्री है, कायर प्रधानमंत्री है, डरे हुए हैं। राहुल बाली जी यही आप लोगों के बस की और कुछ नहीं है। बीबी शर्मा जी ठीक है, रहने दीजिए। देखिए सब अपने अपने हिसाब से अपने विषय को समझेंगे। याद दिला दिया था अमेरिका को, एक ये वही अमेरिका था जिसने निक्सन की ऐसी ऐसी बात इंतजार करना है कि क्या कुछ बड़ा यहाँ से रिजल्ट निकलता है। ये वही कांग्रेस थी, ये वही इंदिरा गांधी जी थी, झगड़े का विषय जिन्होंने नहीं अमेरिका को है। 2 टूक शब्दों में जवाब दिया था, 2 टूक शब्दों में जवाब दिया था। नहीं है आपका 56 इंच का सीना, क्यों उसकी चमचागिरी करने में लगे हो आप? तो मुझे लगता है कुछ बड़े बड़े रिजल्ट नहीं है आपका 56 इंच का सीना, भूल जाइए। यहाँ आप इतनी लोगों के बस की ताकत से कुछ नहीं यहाँ है बात सिवाय होती है, वहाँ हो चाटुकारिता जाए के, तो फिर क्या बात सत्ता है? पक्षी चाटुकारिता। ये वही अमेरिका था ठीक जिसे है, 2 बीबी बार शर्मा हमने जी उसे पानी समय हो गया, पिलाया, रुकिए रुकिए। निक्सन का बाकी पेड़ दो बचाया, बहुत उसके बाद शांति मनमोहन से सिंह जी सुन के रहे हैं, टाइम में समझ नहीं आ देवयानी के रहा टाइम में आपको उसकी बात क्या एम्बेसी कर हमने रहे सुरक्षा डाली थी। आज है आप में हिम्मत? कड़े शब्दों में चेतावनी तक नहीं दे सकते एक आप। संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। आप बात ठीक कर रहे है हैं बीबी 56 शर्मा इंच जी, राहुल बाली जी, मैं म्यूट करा दूंगी सर अब बस नहीं चलते प्लीज। इंटरनल रिलेशन ऐसे नहीं चलते। राहुल जैसे बाली आप ऐसे ही ठीक है। चलते हैं। निक्सन को 45 मिनट वेट कराया था और निक्सन को साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था, आप 7वां छोड़ो 70वां बेड़ा भेज दो, हम पीछे नहीं हटने वाले, म्यूट करिए। हम पीछे नहीं हटने वाले। आपकी तरह चाटुकार नहीं थी हमारी। ऐसा नहीं होता। अनुपम जी प्लीज अपनी बात रखिए जल्दी से। आपका एजेंडा ये। राहुल जी प्लीज। ठीक है राहुल बाली जी और बीबी शर्मा जी, मैंने म्यूट करा दिया ऑन एयर, आपको कोई नहीं सुन पा रहा है, इसलिए प्लीज रुक जाइए, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए, अच्छा नहीं लगता सर। अनुपम जी प्लीज। हाँ देखिए राखी जी, निश्चित तौर पर G7 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम एक चीज तो देखें कि भारत की जो वहाँ पे जो स्थिति है
उस स्थिति के हिसाब से भारत को अपने पक्ष को मजबूती से रखना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब वो चाहे जो भी मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे स्ट्रेटेजिक मुद्दे हो, या फिर जो अभी नाविकों का मुद्दा हो, या फिर ईरान के साथ संबंधों को लेकर रीअलाइनमेंट का मुद्दा हो, हर चीज पे अब हमको स्पष्ट अपनी एक बात रखनी पड़ेगी। और G7 जैसे मंच उस चीज के लिए होते हैं। और जो भी पिछले 1-2 सालों में जो भी घटनाक्रम पूरे विश्व में हुआ है, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया नहीं दिया, उस चीज पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हकीकत तो यही है। और ये अब ये कोई छुपी बात नहीं है कि जहां कई बार देश ने एक्सपेक्ट किया है कि हमें कड़े शब्दों में कुछ जवाब देने चाहिए थे, जो हमने नहीं दिए, और उसके ऊपर जब ये आवरण उड़ाया जाता है कि वो देश बहुत अमीर है, बहुत ताकतवर है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। इस बात से मैं भी अमित जी से सहमत नहीं हूं कि ये चीजें कह करके कि वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे नहीं टकरा सकते हैं। तो टकराने का मतलब सिर्फ युद्ध करना नहीं होता है, और टकराने का तो अभी ईरान ने भी दिखाया है कि बड़ी शक्ति से टकराया भी जा सकता है अगर आपके पास मजबूत एक तंत्र हो। तो वो सब चीजें अलग रखिए, लेकिन हाँ, ये ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है। और G7 में आपकी ऑप्टिक्स इस तरह की होनी चाहिए कि आप चीजों को डिक्टेट करते हुए दिखें। और अगर भारत ये करने में सफल होता है, प्रधानमंत्री करने में सफल होते हैं, तो ये G7 से कुछ बेहतर रिजल्ट हम ला सकते हैं। अदरवाइज शर्मा जी से मैं भी सहमत हूँ कि इससे कुछ खास हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है इंदुकांत जी, बहुत जल्दी से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। इंदुकांत जी कनेक्ट है? इंदुकांत जी, चलिए शायद मेरा ऑडियो नहीं पहुंच रहा है, समय हो गया, अमित जी वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए हमें इंतजार करना है कि ये जो मुलाकात है, ये जो बैठक है और ये जो समिट है, कह लीजिए कि जो बात और जिन मुद्दों पर हमें अपनी बात रखनी है वो हम बहुत ताकत के साथ रख पाएं, और यदि उनसे रिलेटेड कोई भी एक डिसीजन होता है या उस पर बात बढ़ती है तो उसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि G7 में जो देश हैं वो जाना ही इसलिए जाता है अपनी शक्तिशाली चीजों के लिए, और ये भी है कि वहां से निकले हुए निर्णय को कोई क्रॉस नहीं करता। तो हमें देखना है कि वाकई में चाहे ट्रेड डील हो या दूसरे मैटर्स जो हैं उन पर क्या बात हो रही है और क्या वहां से रिजल्ट निकलता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।